अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं जनाब सादिया सैमसन और मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद होते हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे हम बातें करते हैं मैच के हवाले से और इसके अलावा जो खबरें आ रही होती हैं उन मामलात पर भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहता ही है। जनाब, आज था मैच लाहौर वर्सेस क्वेटा। क्वेटा के लिए मैच जीतना उतना ही ज़रूरी था जितना लाहौर के लिए था, लेकिन लाहौर ने शायद ज़्यादा सीरियस ले लिया जीतने को एंड दे वन द मैच टुडे। अब हमने देखा कि आज जब लाहौर बैटिंग करने के लिए आए तो आपको कोई बहुत ज़्यादा 60, 70, 40 से ऊपर वाले कोई भी प्लेयर नज़र नहीं आए, लेकिन छोटा छोटा 31, 28, 32 इस तरह के चिपिन्स आपको नज़र आते रहे और इवेंचुअली एक बड़ा टोटल सेट करने में वो कामयाब हो गए 198 का। सेटबैक ये था कि आज जेसन रॉय तो क्वेटा की जानिब से चल गए लेकिन कोई और नहीं चला, और फिर जिस तरह की ज़बरदस्त किस्म की आज बॉलिंग की गई है लाहौर की जानिब से वो भी बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो पूरे मैच पर एनालिसिस हासिल करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अलावा क्या कोई और भी सेटबैक है आज जो क्वेटा के लिए पता चल रहा है। एनीवेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैच मेरे ख्याल में आज सरफराज ने जब टॉस जीता था, जो हम कल बात कर रहे थे, वी रियली थॉट दैट उसका एक इम्पैक्ट होगा और बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन वो तो नहीं हो सका क्योंकि आज ड्यू नहीं थी जैसे हम पहले बात कर रहे थे। लेकिन फिर क्या गलती हो गई? देखें, लाहौर ने जो टोटल किया वो ये सोचते हुए किया कि ड्यू पड़ेगी तो भी वो उसको उनके बॉलर्स के लिए इतने रन ज़रूर हों। खुशकिस्मती लाहौर की, बदकिस्मती कोयटा की कि ड्यू आज बिल्कुल नज़र ही नहीं आई। अभी हम देख रहे हैं अभी भी कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा, कोयटा ना कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स के हवाले से कि उनसे काम क्या लेना है। आज जो हम कल बात कर रहे थे कि हफीज़ हो सकता है कि नया बॉल करें फ़ख्र को, क्योंकि लेफ़्ट हैंडेड बैटर्स पे बहुत अच्छे हैं, तो फ़ख्र ज़मान के लिए नया बॉल दिया जाए। अच्छा, मिर्ज़ा ताहिर बेग ओपन करने आए, फेस वो कर रहे थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे देखते हुए कि शायद हसनैन से नया बॉल कराया जाए और फिर हफीज़ को जब फ़ख्र आते तो उस वक्त दिया जाता। लेकिन चले, एक पॉजिटिव अप्रोच थी कोयटा की कि राइट हैंडेड लेफ़्ट हैंडेड से फ़र्क नहीं पड़ता, हम हफीज़ से ही कराएंगे। अच्छा, उस ओवर में 14 रन पड़ गए। एज अ कैप्टन ना आपने थोड़ा सा दिलेर होना पड़ता है जब आपने एक पूरी उम्मीद लगाई है, और बॉलर को भी आप इसीलिए लाएं कि फ़ख्र की विकेट अगर जल्दी मिल जाए तो फ़र्क आ जाएगा। जब वो 14 रन पड़े तो तीसरे ओवर में मैं जब फ़ख्र फेस करने आए तो मैंने देखा नसीम शाह आ गए। तो जब आपने एक चीज़ पे स्टैंड लिया था तो उसे उस पर भी जाना चाहिए था कितना का फ़र्क पड़ जाता, क्योंकि नसीम को भी रन पड़ गए। तो वो एक चीज़ नज़र आई। फिर शुरू से जो 6 ओवर वो खेल गए, फ़ख्र जल्दी आउट हो गए, लेकिन फ़ख्र भी इतने रन ज़रूर कर गए कि वो 50 के करीब थे जब पहला विकेट गिरा। फिर वहाँ से ताहिर बेग, कामरान गुलाम तो रना बॉल जैसे हम बात कर रहे थे वही खेलते रहे। फिर शाह होप जो थे उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, 48 के करीब 47 रन शाह होप ने बनाए और बहुत तेज़ बनाए। उसके बाद हुसैन तलत आए, उन्होंने भी छोटी सी एक अच्छी इनिंग्स खेली। तो थोड़ा थोड़ा करके वो ये हुआ कि 198 रन जो है वो लाहौर ने बना लिए और 10 रन के एवरेज से। अच्छा, गलतियाँ बहुत सारी हुई कोयटा की आज। एक तो फास्ट बॉलिंग, नसीम ने जो जितनी अच्छी गेंदें कल की थी आज नहीं हुई। हसनैन ने तो बेहतर गेंदें की, उन्हें भी मार पड़ गई। उसके साथ फिर नवाज से भी उस तरह से बॉल नहीं हुई। जब आपके एक दो बॉलर्स को मार पड़ जाए तो फिर आसान नहीं होता। फिर हफीज़ के 14 रन हो गए। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो स्मिथ जो थे उन्होंने भी तकरीबन 10 रन के हिसाब से रन दे दिए। टीम सिलेक्शन में सेटबैक जो हुआ ना, एक हसरंगा का बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है कोयटा को। कोयटा को मैच का में कि एनओसी नहीं मिली, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। कोयटा डिसाइड नहीं कर पा रहा। बॉलिंग में अगर वो अब जैसे बंगल जई को उन्होंने खिलाया तो या तो वो इमर्जिंग में इमल खान को खिला दें, और बैटिंग में ऐड करने के लिए वो उमैर यूसुफ बड़ा अच्छा खेलते हैं सीज़न, उनको लेके आए। हफीज़, सरफराज, ये दोनों एक तरह के बैटर्स हैं। बॉलिंग में हफीज़ यूज़ नहीं हो रहे, तो टीम सिलेक्शन ऊपर से जो एक प्लेयर का आपके साथ बहुत बड़ा एक सेटबैक हो गया कि वो भी आपके साथ नहीं, जो आप जैसे आप समझ रहे थे कि जैसे उनका राशिद खान आ गया तो हमारा भी हसरंगा आ जाएगा। तो बदकिस्मती भी चल रही है। ड्राफ्ट में आपने जिस प्लेयर को पिक किया था, जो जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो डिफरेंस डालेगा, वो भी नहीं है। और साथ में पिछले आप 2 मैचेस बुरा खेलते हुए आ रहे थे। एक आप जीत गए थे लेकिन पिछला मैच तो कल ही आप बहुत बुरा हारे।
तो अब वो निकल नहीं पा रहे और अब फिर 4 मैचेस हो गए, जो मैं बात कर रहा था कि कराची और कोयटा कल कि एक ही कश्ती के सवार हो जाएंगे, 4-4 मैचेस और एक जीता हुआ है। तो अब आपने अगले 6 मैचेस खेलने और 6 में से कम तो आपने 4 जीतने ही जीतने हैं। तो अब ये मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं और टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। हमें बात करनी है मैच पर और भी, लेकिन यहाँ पर मुझे लेना है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो पूरे मैच की जो स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हसरंगा की एनओसी पर भी बात करनी है, राशिद के कमबैक पर बात करनी है और जिस तरह से आज शाहीन ने शुरू के ओवर्स कराए उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक अगैन। जनाब, बात कर रहे थे हम लाहौर वर्सेस क्वेटा के मैच में क्या हो गया। कल हमने देखा कि क्वेटा से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि कुछ गलतियां जो उन्होंने कल के मैच में दोहराई हैं वो आज नहीं दोहराएंगे। वो हफीज़ को ऊपर ले आए लेकिन हफीज़ अपना रोल नहीं प्ले कर सके। हमने यही समझा था कि हफीज़ जो हैं आज बॉल पहले करेंगे और बॉल पहले तो की लेकिन वो फिर ब्रेक थ्रू नहीं दिला सके, उसमें भी कुछ मसाइल रहे। ओवरऑल आज हुआ क्या मैच में, आपको ज़रा मैच रिपोर्ट दिखाते हैं फिर आते हैं। जनाब बिल्कुल वेरी डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय लाहौर कलंदर्स टुडे। मैं ये ब्रेक पर जाने से पहले आपको कह रही थी कि हम ज़रूर बात करेंगे उस ओवर पर जो आज शाहीन की जानिब से कराया गया। शाहीन पिछले मैच में थोड़े पिटे भी थे और इस मैच के अंदर जिस तरह से उन्होंने आगाज़ में अटैक करा है, शाहीन बिल्कुल अपने नाम की तरह अपने आप को प्रूव करते हुए निकल गए। देखें, जेसन रॉय को पता था कि बॉल अंदर आएगा और फिर भी उनसे नहीं खेला जा रहा था। ये है क्वालिटी शाहीन की। मतलब हमें भी पता होता है कि ये बॉल अंदर लेके आते हैं, स्विंगिंग यॉर्कर करते हैं और इतनी आला वो बॉल कर रहे थे कि वो जो रोहित शर्मा वाला था, जो बोल्ड था, वही आउट हो गया। थोड़ा सा बच ज़रूर गए लेकिन उनके पैर पे बड़े ज़ोर से बॉल लगा था। और फिर दोबारा जो उन्होंने रिव्यू भी लिया उसके बाद फिर वो तो उसके बाद संभल नहीं पाए। तो शाहीन के जो 2 ओवर शुरू के थे और जमान के भी, वो बड़ी ही उन्होंने शुरुआत कोयटा में शुरुआत ही में ही उन्हें बैकफुट पे ले गए। फिर जब हारिस आए तो उन्होंने फिर दोबारा पीछे बॉल की, जिसकी वजह से कोयटा थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, थोड़े से रन्स नज़र आए, लेकिन फिर राशिद आ गए। तो कोयटा की शुरुआत ही परेशान कुन रही, जिसमें शाहीन ने आज बहुत ही शानदार बॉलिंग की और अपनी जिसे कहते हैं शाहीन जिस चीज़ के लिए मशहूर हैं, आज वो इस मैच में दोबारा नज़र आए। वही बॉल कर रहे थे, वही रिदम में थे। तो जब बॉलर अपनी रिदम में होता है तो इसी किस्म की बॉल करता है। और हारिस आज कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन रन्स इतने थे और बाकी बॉलर्स ने इतनी अच्छी गेंदें की कि वो फिर छुप गई उनकी बुरी परफॉर्मेंस भी। लेकिन उम्मीद है कि वो आने वाले मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि लाहौर कलंदर जो है वो हारिस, जमान, शाहीन और अब राशिद, इन चारों से एक्सपेक्ट करती है कि इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करनी, क्योंकि वो 4 ओवर उन्हें वीज़ा और सिकंदर रजा से निकलवाने होते हैं। तो ज़रूरी है कि इन 4 बॉलर्स ने इनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लगता है कि हारिस को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज उनके लिए वो डे नहीं था कंपैरेटिवली, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि आपकी टीम ओवरऑल इतना स्कोर, जो कल हमें क्वेटा के लिए कमी महसूस हुई ना कि आप नसीम बहुत अच्छी गेंदें करा रहे थे, इवन हसनैन बहुत अच्छी गेंद करा रहे थे, लेकिन बात यह है कि अगर आपका टोटल इतना बड़ा ह्यूज सेट नहीं है, वो भी कराची में कल ड्यू था, आज नहीं था कंपैरेटिवली, तो फिर मेरे ख्याल में बॉलर्स के पास भी इतना ऑप्शन नहीं। और फिर मेरे ख्याल में आज जो फ़ायदा बॉलर्स को भी हुआ, दे कुड ग्रिप द बॉल, जो हमने आज उनका रिदम देखा ना शाहीन का, वो हमने लास्ट मैच में इसलिए भी नहीं देखा था क्योंकि लास्ट मैच में ड्यू फैक्टर ऑब्वियसली इम्पैक्ट था उसका और आज वो नहीं था। तो जब आप बॉल ठीक तरीके से ग्रिप कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेटा ऑब्वियसली माइंड तो बना कर आया था कि अगर हम टॉस जीत जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, शाहीन उस वक्त ड्यू फैक्टर इसलिए नहीं था कि शाहीन ने उस दिन भी शुरू में ही बॉल की थी अगेंस्ट कराची। मसला सारा ये है कि बॉलर जब वापस आ रहा होता है ना, शाहीन कम बैक कर रहे हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में अनफिट हो गए थे और उसके बाद जब वो वापस आ रहे हैं ना, तो जो रिदम में आना होता है ना, रन अप और सारा कुछ, T20 बड़ा मुश्किल खेल होता है। तो वो रिदम में आ रहे, पहला मैच खेले, दूसरा खेले, आज सही मायनों में वो रिदम में आए। तो इस वजह से मुझे लगता है, क्योंकि शुरू में वैसे भी शादी जब इनिशियली होता है ना, ड्यू फैक्टर थोड़ा सा 7-8 ओवर निकल जाए ना, उसके बाद आता है। तो उसके बाद ग्रिप करने में थोड़ा बहुत मसला होता है और वो स्पिनर्स को ज़्यादा होता है। तो रिदम में नज़र आए, फिर जमान ने भी उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि सामने से भी अच्छी बॉल हो रही होती है तो फिर आप और ज़बरदस्त गेंदें कर रहे होते हैं।
तो उस चीज़ ने उठने नहीं दिया। कोयटा का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो कल आप भी बात कर रही थी और मैं भी कर रहा था, कि उनकी बैटिंग नहीं परफॉर्म कर पा रही। एक गप्टिल की बड़ी इनिंग्स, बस उसके अलावा जेसन रॉय ठीक है खेले 48 रन, ये इतने बड़े रन नहीं होते कि जो फ़र्क डाल दें। गप्टिल का 100 था, जिसकी वजह से जो उन्हें 2 पॉइंट मिले हुए हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आज हमने लाहौर की जानिब से भी सबको यही करते हुए देखा है। थोड़ा थोड़ा था ना, 47, 48, 32, 21, लेकिन हर आपका प्लेयर अगर यही स्कोर करता हुआ आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे, बाय द टाइम यू कमिंग टू द 8th प्लेयर ऑन द विकेट, आपके इतने रन्स बन जाते हैं, जो आज हमने लाहौर को करते देखा। मेरे ख्याल में T20 में आपको ह्यूज बिल्कुल गप्टिल जैसा भी नहीं चाहिए होता, लेकिन पूरी टीम का टीम वर्क, अपना रोल प्ले करना, जिसकी हम बात करते हैं। सो जेसन probably did his role, the rest of the players did not do their role. देखिए, आपने जैसे लाहौर की भी बात की ना, वहाँ पर मिडिल ऑर्डर ने अपना काम किया, ओपनर्स ने अपना काम किया। कोयटा में कोई भी सही मायनों में एक अच्छी इनिंग्स इफ्तिखार की थी, एक अच्छी इनिंग्स आज चले जेसन रॉय की ले ले, और एक गप्टिल की थी। सही। टीम में 6 तो बैटर्स हैं ना, अब अगर 6 में से 4 थोड़ा थोड़ा कर देंगे तो आप 200 के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक प्लेयर पे डिपेंड करेंगे तो हर बारी 100 तो होता नहीं है। True. 48 रन 50 रन अच्छे माने जाते हैं। True. अगर आपने 180 चेज करना है, या पहली बारी में 180 बनाना है, या 190 चेज करना है, तो कम से कम 3-4 प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। 2 50 हो गए, एक 25 हो गया, 2 30 हो गए, बाकी 15-15 करके वो बन जाते हैं, जैसा आप लाहौर की बात कर रही हैं। हाँ। उनके यहाँ इस तरह से कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। ये 3 नाम है, When you 3 look at the मैचेस, 4 score, मैचेस। when you actually look at the scorecard, आज मार्टिन गप्टिल 15, उसके बाद हमने देखा हफीज 22 गेंदें भी खेले तो 25 रन, फिर इफ्तिखार 6 पर आउट हो गए, फिर 2 का स्कोर है, फिर 9 का स्कोर है। आई मीन गोइंग डाउन आपको 16 से ऊपर का कोई स्कोर भी नजर नहीं आएगा। एक मैक्स था 25 जो हफीज की जानिब से किया गया। पर देखिए ना, अगर आपने हफीज पे ही जाना है, आपने उमर अकमल नहीं है, हफीज से बेहतर फिर आप उमैर यूसुफ को खिलाएं, वो सिंध की तरफ बड़ा अच्छा खेलता रहा है। आज मेरे ख्याल में ट्राई कर लिया। कल हम कह रहे थे ना कि हफीज को या तो फिर ऊपर लेकर आए, लेकिन फिर आज सरफराज इतना ही नीचे चले गए। ये क्या किया? मेरा कहना ये कि दोनों एक जैसे प्लेयर्स हैं, ठीक है। आज सरफराज को ऊपर इसलिए आना चाहिए था कि वो राशिद को अच्छा खेलते, वो स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, वो स्वीप पे भी रन कर सकते थे, कट पे रन कर सकते थे। राशिद को सबसे अच्छा खेलने वाला इस टीम में सरफराज था। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है वो जो डिसीजन मेकिंग सही मायनों में सही वक्त पे जो डिसीजन लेने वो नहीं ले पा रहे, क्योंकि आज तो सरफराज का बेस्ट टाइम था ना, क्योंकि राशिद को अगर ये थोड़े से रन्स कर जाते, जब 48 रन उन्होंने कर ही लिए थे ना, सर्कल में एक ही आउट हुआ था, उसके बाद डेविड वीज़ा और राशिद थे। इस किस्म की बॉलिंग पे सरफराज स्वीपों पे चौके मार देते हैं, कट और जो उनके शॉट्स हैं, इस किस्म के बॉलर्स पे तो बहुत अच्छे हैं वो। तो वो बीच का वक्त ऐसा था, सरफराज आते बेहतर हो जाता। अब हफीज ने भी अगर 20 बॉलों खेल के आप 200 चेज करने ऑलमोस्ट जा रहे, 99, उस वक्त आके अगर आप 25 रन कर रहे हैं तो वो फायदा नहीं है। वो जो के लाहौर के मैच में हम कामरान गुलाम वाली बात कर रहे हैं, तो फिर वो फायदा नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा कि कल यू डिड से कि लाहौर का जो काइंड ऑफ टेम्परामेंट है, दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस अपने बैटिंग ऑर्डर के लिए, एंड दे डिड नॉट मेक एनी चेंजेस। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेटा को भी ये दिमाग में डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई उनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा, मोर और लेस। ऑब्वियसली ऊपर नीचे सिचुएशन तो होती है, एंड देन उसके बाद वो आगे बढ़ें कि भाई हाँ ठीक है, अब मोर लेस हमारा ये टीम है, हमने इसके साथ ही जाना है, अब कोई स्कोर नहीं कर रहा है तो अगला मैच आना है। अच्छा, प्लस एक और इसी बात पे आपकी मुझे एक और गलती याद आ गई, बंगल जई जो आउट पहले शाहीन ने किया था। आप 199 चेस करने जा रहे हैं, आपके तो ओपनर जेसन रॉय और गप्टिल होने चाहिए। कल थे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, बंगल जई का या तो आप उन्हें फिर नीचे ही कर देते, 8 नंबर उन्हें ले जाते, सही, क्योंकि उससे पहले गेम आ जाना था। गेम बंगल जई ने नहीं बना के देना था, वो दोनों ही ओपन करते, उसके बाद भले 3 नंबर पे सरफराज आ जाते या इफ्तिखार आ जाते। बंगल जई को तो आप शाहीन के आगे फेंक रहे हो, जो जेसन रॉय का जो हाल कर रहा है। बंगल जई तो बच्चे का एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। ठीक है, इमर्जिंग था, लेकिन आप सिचुएशन वाइज देखते हैं अभी नहीं है। आप कहते हैं जी अभी हम चेंज कर रहे हैं, ये तो हमारे जो सबसे एक्सपीरियंस बैटर्स हैं वो सबसे पहले जाएंगे। ट्रू, तो वो भी एक गलती थी। अब आपने सोचना है कि आपने इमर्जिंग में बंगल जी के साथ जाना है, इमल खान के साथ जाना है, क्योंकि बंगल जी को आप पहले भी देख चुके हैं कि वो बारी लेता है। जैसे हफीज की बात है ना, तो आप अब 2-3 प्लेयर ऐसे, हफीज, बंगल जई, सरफराज, ये रनर बॉल वाले हैं, 110-120 के स्ट्राइक रेट वाले। अब अगर आपके शुरू में अगर 3 प्लेयर्स ऐसे हैं
तो फिर 170-80 नहीं बनते। और फिर आपने तो 199 बनाने थे। वेल अब चूंकि ये पता चल चुका है कि एनएफसी हसरंगा को नहीं मिली है एंड ऑब्वियसली क्वाइट डिपेंडिंग ऑन हसरंगा, वो आई कैन थिंक कि उनको ये लगा होगा कि लाहौर के मैच में अगर वहाँ से राशिद आ जाएंगे तो हमारे पास हसरंगा भी अवेलेबल होंगे, नहीं हुए। इस पर आज सरफराज ने बात करी है कि कितना बड़ा ब्लो है उनके लिए, उस पर ज़रा बात सुनते हैं सरफराज की, देन वी कम बैक एंड टॉक अगेन। तो जनाब टीम का पूरा एक सेट बना हुआ होता है जो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑब्वियसली होता है, आप जिस तरह से लाहौर के कलर को हमने आज जितना फाइन देखा है, कितनी टोन इनकी ज़बरदस्त देखी है पूरी टीम की राशिद के आने के बाद, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग ब्लो। और हसरंगा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के अंदर दी है, सबको मेरे ख्याल में उन्होंने नाको चने चबाए। ही वाज सो गुड इन वर्ल्ड कप। हाँ, वो एक सेटबैक हो गया, बट मेरा कहना ये कि वो तो हो गया। अब आपके पास जो कुछ हथियार हैं खिलाड़ियों के तौर पे, उनको आप सही मायनों में तो इस्तेमाल करें ना। सही। अब ये जैसे बंगलजई वाली बात की, फिर इसी तरह हफीज़ है या उमर अकमल हैं, आपने 3 एक किस्म के प्लेयर्स आप नहीं खिला सकते T20 क्रिकेट में, जहाँ पे आपको 180 तो करना ही करना है। सही। जिस किस्म की कराची की कंडीशंस हैं, सरफराज ने खेलना ही खेलना है, ठीक है। हफीज़, बंगलजई वो भी टॉप पे आ गए। सर एक इफ्तिखार, जेसन रॉय, गप्टिल, 3 ऐसे आपके प्लेयर्स हैं। अब अगर वो 3 नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर पता चल जाता है कि टीम 150-60 के करीब ही जाएगी। राइट। वाइल जब मैच में हमने देखा कि हफीज़ बॉलिंग करने के लिए आए, वाइल लाहौर वाज बैटिंग, ज़बान नहीं थे फेसिंग साइड पर, सही है। मुझे ऐसा लगा कि इट वाज ऑलरेडी इन लाहौर's स्ट्रैटेजी कि हमें फेस नहीं करवाना है ज़मान को विद हफीज़। दे हैड दिस इन देयर माइंड कि हफीज़ आएगा। ऐसा मुमकिन है क्योंकि ऑब्वियसली सिटिंग ओवर हियर अगर हम इस बात पर डिस्कस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर के जो थिंक टैंक्स हैं वो इस बारे में ज़रूर सोच के आए होंगे, एंड जब एक्चुअली उनका वक्त आया तो प्रॉब्ली सरफराज हैड नॉट थॉट अबाउट इट कि अब मुझे बेसिकली हफीज़ को इस्तेमाल करना है तो मुझे उसको वापस लेकर आना है। देखिए सादिया, ये तो सबको पता होता है कि पहला बॉल कौन फेस कर रहा होता है, तो मिर्ज़ा ताहिर ही कर रहे हैं फेस। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि अगर मिर्ज़ा ताहिर फेस करने आ गए थे तो वो सरफराज का डिसीजन है कि उस वक्त बॉल कह दे आप हसनैन से करा लो। तो आपने तो देख लिया ना फेस कौन करेगा, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ों से हट जाएं। 14 रन बन गए, बन जाते हैं। जब आपने स्टैंड लिया था, आपका एक ट्रस्ट था, आपने उस बॉलर को कहा है कि मुझे पता है कि तुम मुझे विकेट लेके दोगे, 15 रन और बन जाते, बिग डील। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ थी, अगर वो दूसरे ओवर में आता और फ़खर को आउट कर जाता तो ये जो 6 ओवर में 60 से ऊपर बन गए ना, वो चीज़ नहीं हो पाती। आप शुरू में ही उसे आउट कर देते। जब वो 5वें ओवर में जब ऑलमोस्ट 50 से ऊपर वो करीब करीब कर गए, 10 रन बॉल सर्कल को लूट लिया उन्होंने, तो उस वक्त उतना फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो बेस्ट चीज़ मेरी नज़र में ये थी कि फ़खर एक ओवर और हफीज़ से करवा लेना चाहिए था जब आपको पूरा ट्रस्ट था अपने बॉलर पे। राइट, एंड देन यू हैड ओवरलैप्ड इवेंचुअली। आपको ये पता था, जो बाद में बात ये है कि शुरू के ओवर्स में मुझे ऐसा लगता है आप फिर भी थोड़ा सा चांस ले सकते हो। आगे चलकर जैसे जैसे सिचुएशन टाइट होती चली जाती है, आपके पास गलतियां करने का या रिस्क लेने का मार्जिन नहीं कम होता है। और फिर एंड के ओवर्स में तो आप क्या कराएंगे हफीज से, तब तो पिटाई होनी है, तो ऑब्वियसली आप नहीं लेकर आएंगे। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में पॉइंट्स टेबल पर सिचुएशन जो है ना कराची से ज़्यादा, क्योंकि कराची अभी और मैचेस खेलेंगे, अब क्वेटा के लिए आफ्टर येस्टरडेज डिफीट एंड टुडेज डिफीट मेरे ख्याल में सिचुएशन ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। क्वेटा विल रियली हैव टू थिंक कि उनको क्या करना है, बिकॉज ऑन द बॉटम 6ठे नंबर पर आ गए हैं। और कल हम बात कर रहे थे कि 5वीं और 6ठे नंबर की टीम का मुकाबला है। लुक व्हाट लाहौर हैज़ डन टुडे, कहाँ चले गए लाहौर, आज दूसरे नंबर पर आ गए। अब पॉइंट्स टेबल पर मेरे ख्याल में हर मैच जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अब इतने मैचेस हो चुके हैं कि हर मैच जो है वो पॉइंट्स टेबल पर एक असर ज़रूर डालने वाला है। कल 5वां मैच हो जाएगा मुल्तान का और कराची का। अगर तो मुल्तान कल वाला मैच जीत जाता है तो मुल्तान के तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, और कराची फिर नीचे आ जाएगा। कराची हैज़ टू विन टू बी ऑन 4 पॉइंट्स। दूसरा ये है कि कराची 5 मैच में 1 पॉइंट लेता है, फिर कोयटा भी 4 मैच में 1 मैच जीता हुआ है, और अगर खुदा ना खास्ता 5वां, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इन 5वीं 6ठी पोजीशन से ऊपर आना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोयटा के लिए भी मुश्किल ऑलरेडी, और कराची के लिए भी हुआ है। 4 मैच में आप एक जीते हुए, और जबकि आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं ना। ये जो कोयटा की टीम है मोस्टली ये भी कराची की कंडीशन में खेलती है। सरफराज वगैरह जितने प्लेयर्स हैं ये कराची
को ही एक तरह से होम ग्राउंड आप कह लें ना, तो उन्हें यहाँ पर भी मसाइल हो रहे हैं। फिर आप जितना आगे बढ़ेंगे प्रेशर बढ़ेगा कि आप सुपर 4 में जाना है, सुपर 4 में जाना है। अब आपको उस प्रेशर से भी निपटना होगा और आप ऑलरेडी अच्छा नहीं खेलते हुए आ रहे। एक तो आप फॉर्म में नहीं है, आपकी टीम कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ, और ऊपर से ये प्रेशर के जी आपने मैचेस जीतने, तो मुश्किलात में इजाफा होगा। कोयटा कराची दोनों के, कराची के लिए कल का मैच मेरे ख्याल से मस्ट विन एंड बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना, और मुल्तान जैसी टीम से जीतना आपको पता है आसान नहीं है अपनी कंडीशन में, जिस तरह से वो खेलते हुए आ रहे हैं। मतलब टॉप की सारी टीमें जो लेकिन कराची ने इससे पहले कराची ने प्रेशर में लाहौर के अगेंस्ट किया है। यू नेवर नो, प्रॉबेबली कल के मैच में भी प्रॉबेबली दे हैव गॉट देयर टोन, और वो कल के मैच में मुल्तान को भी आउट क्लास करें जैसे उन्होंने लाहौर को किया था। देखिए हो तो सब कुछ ही सकता है, लेकिन आप अगर मुल्तान की परफॉर्मेंस देखें ना, मुल्तान एक मैच हारे हैं वो भी जीता हुआ, सही, ठीक है। एक टीम बाकी जिस तरह से उन्होंने टीमों को मारा है तो आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से उनकी बॉलर फॉर्म में है, एहसान उल्लाह कर रहे हैं, आफरीदी ने उस दिन परफॉर्म कर दिया, उनके स्पिनर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बैटर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं रिजवान कर रहे हैं, राइली रुसो हैं, मिलर ने कर दिया, पोलार्ड हैं, तो बड़ी तगड़ी टीम है। तो मेरे ख्याल से कराची का सबसे टफ मैच है कल, जिस मुल्तान के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं। फिर मुल्तान कराची आगे खेलेगा, तो कराची के तो ये मैचेस 6 मैचेस ऑलमोस्ट अगर तो मुझे लग रहा है कि कल कराची ने लाहौर को हरा दिया, मुल्तान को हरा दिया। एंड हैविंग सेड, इस वक्त हमें लीग की बेस्ट टीमें लग रही हैं लाहौर एंड मुल्तान, नो डाउट्स अबाउट इट। आई थिंक अगर कल ये लोग मुल्तान को भी हरा देते हैं आफ्टर लाहौर, मेरे ख्याल में कराची के लिए आगे की लीग के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो वो लीग में वापस आ जाएंगे वन वे, अदर वे दूसरी सिटीज़ में जाकर अभी परफॉर्म करना है, मेरे ख्याल में वो भी उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर बाकी टीमें मेरे ख्याल में उनको वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है जो एक पूरी टीम को मेरे ख्याल में कम बैक करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो उनको मिल जाएगा। इट बी वेरी गुड फॉर देम। देखिए लाहौर को मारा है और ऊपर से अगर मुल्तान को मार लेते हैं तो आप सोचें ना कॉन्फिडेंस कितना बड़ा हो जाएगा। आप टॉप की 2 टीमों को मार दिया आपने, तो आप तो वापस आ गए लीग में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर और मुश्किलात में फिर आप वापस नहीं आ सकेंगे वाली सिचुएशन में हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। बट मुझे मुल्तान किसी भी तरह मैं ये नहीं कह सकता कि कराची फेवरेट है। फेवरेट तो कल के लिए मुल्तान ही है। कराची जीत ज़रूर सकता है, बट मुल्तान इस वक्त की PSL 8 की बेस्ट टीम नजर आ रही है। ऑब्वियसली 3 मैचेस वैसे ही आपने दे धनादन करके जीते हैं, खुशी हंसी खुशी जीते और हैं, जो हारा भी है वो बड़ा करीब और जो आ गया। हाँ एग्जैक्टली जो एक और भी, और मेरे ख्याल में ये तो उनका लास्ट लीग से ही 7th लीग से ही, एंड इससे पहले हम देख रहे हैं जो उन्होंने खुद भी जीता था, यू नो वहाँ तब से देख रहे हैं कि जैसे ही मुल्तान ने वो कम बैक किया है दैट दे गॉट देयर ट्रॉफी, उसके बाद से फिर उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा। दे नो कि कैसे उन्हें वापस आना है, बहुत मेहनत करते हैं। फिर एक और चीज़ देखें, कराची मुल्तान खेलने जा रहा है, मुल्तान सारे मैच ही वहाँ उस कंडीशंस में खेल रहा है, तो इनके लिए अब कंडीशंस भी चेंज हुई हैं पहली बार। हाँ ये भी है, ये भी एक चीज़ है ना कि आप जिस टीम से खेल रहे हैं वो तो वहाँ सेटल है। अब आप यहाँ से फिर वहाँ गए तो वो एक अलग सूरत हाल है। राइट, तो लेट्स सी क्या होता है, बट आसान नहीं है कल का मैच कराची के लिए। ऑल्दो कराची बड़ा अच्छा खेल के गया है, बड़ा कॉन्फिडेंस है। लाहौर जैसी तगड़ी टीम को जिस तरह से उन्होंने मारा है तो ठीक ठाक कॉन्फिडेंस तो उनका बड़ा होगा। फिर मुझे लगता है कि एक चेंज शायद कराची कल करे भी, वो ये हो सकता है कि हैदर अली की जगह वापस शर्जील आ जाएं, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स हैं, एहसान उल्लाह है, अब्बास अफरीदी पीछे शॉर्ट बॉल करते हैं। शॉर्ट बॉल को शर्जील बहुत उससे अच्छा, बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं, तो वो एक फ़र्क डाल सकता है वापस आके। राइट, यहाँ पर हमें लेना है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर शर्जील को वापस लेकर आते हैं तो फिर क्या अपना ओपनिंग सेटिंग जो है कराची वापस चेंज करने के लिए तैयार है, एंड विल दैट ऐड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इमाद एंड शुएब? वी विल टॉक अबाउट दिस, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। अच्छा, मुझे तो ये लगता है जनाब कि कल शर्जील को नहीं लाना चाहिए, लेकिन इनका ये कहना है कि पीछे की गेंदें हैं, शर्जील से अच्छा कौन खेलेगा, तो शर्जील तो कल आएगा ही आएगा। इस पे हम लगाएंगे एक प्यारी सी बेट, लेकिन वाइल हम अपनी टर्म्स डिसाइड कर रहे हैं। कल के मैच की रिपोर्ट आप देखें जनाब। तो जैसे मैंने कहा हमने अपनी टर्म्स डिसाइड कर दी। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर शर्जील को खिलाना नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं कि वो खिलाएंगे ही खिलाएंगे,
देखिए शर्जील मेरे ख्याल से उसे खेलना चाहिए और वो एक ऐसा प्लेयर है जो फ़र्क डाल सकता है जिस किस्म की मुल्तान की बॉलिंग है उनके ऊपर। सही। तो मुझे लगता है कि वो खेलेगा और फ़र्क भी डालेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कोक आपकी हुई। और अगर नहीं डला तो कोक मेरी हुई। ठीक है। एनीवेज, रिगार्डलेस ऑफ दिस, कराची को कल एक और जो आमिर ग्रोइन इंजरी का शिकार हो गए, सो दिल हैव टू मेक अ चेंज। और मेरे ख्याल में कल रिजवान इज गोइंग टू बी वेरी सेट फॉर इमाद, तो इमाद से तो नहीं आएंगे। नहीं, शान बॉलिंग भी में है, मुझे लगता है इमाद जिस तरह से गेंद कर रहे हैं इमाद को ही करना चाहिए। अच्छा। मोहम्मद उमर को इन्हें खिलाना चाहिए। आपने देखा आकिफ जावेद आए, उन्होंने कितना अच्छी बॉल की और फ़र्क डाला। मोहम्मद उमर बड़े अच्छे बॉलर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है उनका, पेशावर ज़ल्मी से भी खेल चुके हैं। तो आप कॉन्फिडेंस दें, अगर आमिर नहीं है तो उनके साथ जाएं, और ऑप्शन भी आपके पास अब है नहीं, क्योंकि मीर हमज़ा भी हो गए और अब आमिर भी अनफिट हो गए, तो उमर एक अच्छा ऑप्शन होगा जिसके साथ आप जाएं। मुश्किलात हैं क्योंकि आमिर एक मेन बॉलर आपका अनफिट हो गया है। मेरे ख्याल में आमिर की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। प्लेयर, कोई भी प्लेयर होता है वो थोड़ा खुलने में थोड़ा सा स्पेस लेता है। भाई 20 ओवर का बेहतरीन परफॉर्मर है वो, तो उससे फ़र्क तो बहुत बड़ा पड़ेगा ना। उमर आता भी है तो एक यंगस्टर है, उस पर प्रेशर होगा, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क तो कराची को पड़ ही रहा है। मीर हमज़ा भी बड़ा अच्छा पिछला सीज़न खेले थे, वो एकदम से अनफिट हो गए, अब आमिर भी अनफिट हो गए। और जो आप बात कर रही थी कि अनफिट और फिटनेस के जो मसाइल हैं वो आगे चल के बहुत सारी टीमों को शायद हो सकते हैं, और ये हल्के हल्के एक एक दो मैचेस के बाद ये मसाइल नज़र आने शुरू हो गए हैं। कोयटा ने, मुल्तान ने तो काफ़ी हद तक धानी कवर कर लिया, धानी चले गए थे, लेकिन अब्बास आफरीदी जिस तरह से आगे गेंद कर रहे हैं, फिर एहसानुल्लाह की शक्ल में उन्हें एक बड़ा अच्छा बॉलर मिल गया है, तो ये बड़ा उनको थोड़ा सा एडवांटेज हो गया है। इमरान ताहिर अपनी, अगर उम्मीद तो यही खेलेंगे तो वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट कैसे गेंदें करते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के लिए वो खेलते आ रहे हैं और आज अब कल वो उनके अगेंस्ट खेलेंगे, तो ये भी इसका इम्पैक्ट होता है। वैसे आपको टीम का जो प्लेइंग स्टाइल है, मेरे ख्याल में थिंकिंग स्टाइल ज़्यादा, आप 2-3 साल किसी एक ही टीम के साथ अगर काम कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो किसी भी टीम मुख्तलिफ सिचुएशंस में क्या उनका माइंडसेट होता है, मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ जाता है। बिल्कुल समझ आ जाता है, बट मसला सारा है कि आप भी तो फॉर्म में आए जिस तरह से आप गेंद करते थे। इमरान अभी तक उस चीज़ में नज़र नहीं आ रहे जितनी वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्हें भी उतनी तगड़ी बॉल करनी होगी ना। अगर उनको पता भी है कि जी किस तरह की क्रिकेट मुल्तान खेलता है, तो उनका भी बॉल तो जगह पे गिरना है ना। सही। अब वो भी अपनी उम्र के और करियर के बिल्कुल इख्तिताम पे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर, हफीज़ जैसे देख लें, इमरान ताहिर देख लें, तो ये वो प्लेयर्स हैं कि जो बिल्कुल आखिरी ऐसे में आप क्रेडिट दे शुएब मलिक को अगेन एंड अगेन, मेरे जहन में आते हैं, लाइक द वे ही कीप्स हिमसेल्फ इंटैक्ट टू हिज जॉब, वो वाकई कमेंडेबल है। हर दफ़ा मैं उनकी तारीफ अच्छी बात है ना, तभी तो हम उनको नहीं कह रहे ना कि इख्तिताम पे, क्योंकि वो शो ही नहीं कर रहे, वो शो ही नहीं कर रहे, वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी भी टॉप परफॉर्मर्स में से हैं कराची के, ये दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे, और लग रहा है ना कि अभी तक हो सकता है आगे कर जाएं, कि वो ज़बरदस्ती वाला है, इसी वजह से ये बात कर रहे हैं ना। अगर वो कल जाके अच्छा कर देते हैं तो अलग बात है, लेकिन नज़र आ रहा होता है कि अब आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो कोशिश आप करें कि आप ना खेलें। जैसे शाहिद का लास्ट सीज़न कोयटा से था, अब हफीज़ इस बार आ गए, तो वो दोनों प्लेयर्स का आखिरी सीज़न जो होता है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टीम के लिए। बड़े नाम होते हैं, आपने खिलाना भी होता है, प्लेयर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो वो टीम को उसका नुकसान हो जाता है। वेल, अब कल जो ड्यू फैक्टर है, ये एक ऑलमोस्ट अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है मेरे ख्याल में कल के लिए। आज जिस तरह का वेदर हमने कराची में देखा है, कल मुल्तान विल बी फेसिंग कराची। जो भी टीम टॉस जीतेगी, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये माइंड में रख कर ही डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है, क्योंकि मेरे ख्याल में ऑस का फैक्टर तो है जिसे सामने रखेंगे। एक ही तरीका है उसका कि 180 प्लस आप स्कोर करें, बट आपकी टीम कौन सी है कल? मैं कराची वालों को अकेला नहीं छोड़ना चाह रही, बट व्हाट डू आई डू? मुल्तान इज डूइंग सो गुड। तो दोनों ही मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वेल, आई विल टेक कराची। चलें, ठीक है जी, आई विल टेक कराची। मैं दिल बड़ा करूंगी और आई विल टेक कराची फॉर टुमारो, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली ये लग रहा है कि शायद दे कैन डू बेटर
जिस तरह से उन्होंने लाहौर के अगेंस्ट किया था, हो सकता है कि मुल्तान के अगेंस्ट, और मेरे ख्याल में अगर नहीं करेंगे ना तो जितना बड़ा ये कराची के लिए सेटबैक है उससे ज़्यादा बड़ा इस लीग के लिए भी सेटबैक होगा। सही बात है ना, हमें देखना है कराची में, एंड आई थिंक कराची रियली नीड्स टू पुल देयर सॉक्स अप। क्या हो गया भाई, मतलब नहीं तो लीग में कराची ने हारने किया है, के हम लिए- अभी से क्यों इतने घबराए हुए हैं? कराची जीत के जा रहे हैं मुल्तान लाहौर से, तो कम से कम उम्मीद तो बड़ी होनी चाहिए। पिछले मैचेस हार गया था, अब तो जीत शुरू की है। हाँ ये भी तो ये बात हम है। क्यों कह रहे हैं क्या हो गया भाई, अच्छा हुआ है अभी तो। अभी तो उनके लिए एक मैच के लिए तो अच्छा हुआ है, लेकिन हमें पहले से वाकई हम लोग इतने डरे हुए, मैं इतनी डरी हुई क्यों है, मुझे लग रहा है मैं कराची को लेके डर गई हूँ कि वो अगर हार गए तो फिर क्या होगा। वेल शर्त हमारी सिर्फ शर्जील पे लगी ठीक हुई है है, जी। हार जीत के ऊपर हमारी ठीक कोई है। शर्त नहीं लगी ठीक हुई है है। जी। इसके साथ ही जनाब आज के हमारे शो का वक्त हो गया खत्म। कल जब हाजिर होंगे तो पहले मैं आके बताऊंगी कि किसकी? हम में से शर्त किसने जीती थी। वेल आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू टुमारो विद टुमारो मैच एनालिसिस। तब तक के लिए बाय बाय।